खबर मत चलाइएगा, बट आप लोगों, क्योंकि आप सबसे मिलते हैं, आपका जानना बहुत जरूरी है। वैसे जानो ईवीएम को जान के ईवीएम के बारे में पहले गलत खबर फैलाई गई ताकि वो झूठ निकले और बोले कि देखो आप लोग गलत बोल रहे थे। तो ईवीएम का मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। मैं इंडिया क्या और जो ये एक्टिविस्ट बने हुए थे सोशल मीडिया के, अभी डांडिया सैयद शुजा, मैं इनको अमेरिका तक जाके मिला। मैंने समझने की कोशिश करी। तो ये हार्डवेयर की जो कहानी है ना, ये सब बोगस फैलाई जा रही है कि वाईफाई कनेक्टिविटी और यहाँ से कुछ नहीं है। सारा खेल उसके माइक्रोचिप का है। सारा खेल एक वर्ड है, सोर्स कोड। सोर्स कोड है एल्गोरिदम जो आपके माइक्रोचिप को चलाती है, जो कैलकुलेटर को चलाती है, वही इस ईवीएम को चलाती है। और इस बारी उस सोर्स कोड की कहानी बिल्कुल सामने क्लियर होके आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस वजह के लिए? बिकॉज जब मान लीजिए किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोट अगर पोल हुए हैं और रिजल्ट में 1070 वोट निकल रहे हैं, तो जिसने पूछने की कोशिश करी कि 70 वोट कहाँ से आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन जो है, ये माइक्रोचिप लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे, जब ईवीएम को रीबूट किया जाता है, ये सारी कहानी उस पर है। आज से कोविड से पहले एक बार इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन कराया था। वो हार्डवेयर स्टेज पे जाते ही उन्होंने रोक दिया। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी थे उसमें, हमने इनको ये कहा था कि हम चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट को ले आइए, 3 लोग हमारी तरफ से आएंगे सिर्फ, दैट्स ऑल। उनको कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। ये जो चिप्स होते हैं जिसपे जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई साहब से उठा के बाहर फेंक दिया कि ये परव्यू ही नहीं है, आप ईसीआई से जाके पहले बात करके आइए, और हमने आदेश दे दिया हैकाथॉन का, अभी हमारे पास बताओ, उसके बाद में आना। तो इन्होंने हार्डवेयर स्टेज खत्म होते ही आगे का स्टेप वहीं रोक दिया कि मैंडेट ओवर, चैप्टर ओवर, फिनिश, आगे कुछ नहीं होगा। तो उनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ईसीआई को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कहानी कहाँ पे है, तो उसके बारे में कुछ करना चाहते नहीं है। उसकी मैं एक छोटी सी वजह और बता देता हूँ। सारी की सारी उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, सोर्स कोड की एट रैंडम ऑडिट परमिट करने के लिए, इनको सारी की सारी ईवीएम्स का जो बैलेट यूनिट है वो चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज बैलेट यूनिट के अंदर में जो उस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहा है, उसमें एक डेटा एंट्री कोड देना पड़ेगा, प्लग इन करके उस कोड को एट रैंडम ऑडिट पढ़ने के लिए। और ये कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों रुपए, अरे लाखों करोड़ रुपए देश की डेमोक्रेसी का सवाल है, देश की सच्चाई का सवाल है, देश के लोगों की मैंडेट का सवाल है, फ्रैंचाइज का सवाल है। उसमें लाखों करोड़ रुपए क्या चीज है? आप 16 लाख करोड़ रुपए किसी के वैसे माफ कर सकते हैं और आप इस चीज को नहीं कर सकते। तो जब तक ये उस हार्डवेयर को चेंज करेंगे नहीं, जब तक एक एक्सटर्नल डेटा एंट्री कोड नहीं देंगे रैंडम ऑडिट करने के लिए बाय थर्ड पार्टीज, तब तक ईवीएम्स का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। जो एम्युनिशन चोरी हुआ है, सो कॉल्ड चोरी हुआ है, उसकी एफआईआर्स हैं, और ये ऑफिशियल नंबर आपको बताया है। जिनके यहाँ से चोरी हुआ है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस चोरी का एफआईआर कराया कि हमारे यहाँ से चोरी हो गई है। ये पुलिस आर्मरी से हैंडओवर हुआ है। If you want, ये you can share it with them. अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं है। ये पुलिस आर्मरी से इतना भारी तादाद में आर्म्स एंड एम्युनिशन हैंडओवर हुआ है, और वो बिना स्टेट कॉम्प्लिसिटी के हो ही नहीं सकता। मालखाने से निकला है सारा माल। आप जानते हैं मालखाना क्या होता है खाने, तो उससे निकला है सारा माल। और ये एफआईआर्स हैं, और प्लस आप देखिए कि सीबीआई का रोल इसमें, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने जाती है एक बहुत बड़ी इसमें जो सो कॉल्ड चोरी हुई, और वहां पे कहते हैं एक मॉब आ गया, 1000-2000 लोगों का मॉब आ गया और वो बैठ गया, और इसलिए हमारे देश की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकी और खाली हाथ वापस आ गया। तो अगर जिस देश में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, एनआईए जो इन्होंने खासकर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए बनाई थी, अगर वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का आज डिस्टेबलाइजेशन होने के कगार पे है, तो क्या सीबीआई और एनआईए के जो आला अधिकारी हैं, क्या उनको पद पे रहने का कोई अधिकार है? क्या उनको खुद को पहले अरेस्ट करके नहीं, दूसरे लोगों को लाना चाहिए जो कि इस मैसिव टेररिज्म, आरामबाई टेंगोल आज एक प्राइवेट मिलिशिया बन चुका है मणिपुर में, जिसके पास आर्म्स एम्युनिशन ऐसे हैं कि वो स्टेट की गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर इस कगार पे मणिपुर है और वहां से ये अब एक्सपैंड हो रहा है, तो क्या किसी भी वहां के अधिकारी को, और हमारी होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों को, होम मिनिस्टर को क्या जेल नहीं होनी चाहिए सबसे पहले? और ऐसे लोग आए
जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात आपके लिए कहना चाहता हूँ। हाँ ऐसे ठीक है। आप कहते हैं सबूत की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ये कहती है कि देश आज तक पहले कभी इतना सुरक्षित नहीं था, कि हमारे बॉर्डर्स कभी इससे पहले इतना सुरक्षित नहीं थे। तो आपकी जो एक स्टेट के अंदर की प्रॉब्लम है आप वही खत्म नहीं कर पा रहे हो, और आप कहते हो देश इससे ज़्यादा कभी सुरक्षित नहीं था। और आप मानते हो इस बात को कि जो मणिपुर से खबरें आ रही हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है, वो सही है। वहाँ पे अमन शांति नहीं है, वहाँ पे 60-70 हज़ार आदमी अपने ट्राइबल एरियाज में जाके छुप के एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। उनको एक हफ्ते तक दवाई नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो रिकॉर्ड पे है। मे बी यू कैन शेयर इट विद हिम, यू कैन टेल हिम, यू कैन शेयर इट विद हिम। सीधे बताओ आपके पास जो FIRs हैं वो सारी आर्म्स एंड एम्युनिशन जो एक्चुअली लूटा गया है, सो कॉल्ड लूटा गया है, उनके अकॉर्डिंगली उनकी सबकी FIRs हैं, और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, असम राइफल्स के ex-DG के वर्ड्स हैं कि एक्चुअल जो मणिपुर में आर्म्स फ्लोट हो रहे हैं, और ये उनका इंटरव्यू आज से तकरीबन 1 साल पहले का है, अगस्त सितंबर का, और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ आर्म्स एम्युनिशन जो मणिपुर में फ्लोट हो रहे हैं दैट इज अबाउट 15 to 20,000 गन्स। एंड उसके बाद और लूट हुई है, ऑफिशियली भी हुई है, अनऑफिशियल का नहीं कह सकते। आप सारी बात छोड़िए, बड़ा सिंपल मुद्दा है। जहाँ पे पुलिस नहीं संभाल पाती वहाँ पे किसको बुलाया जाता है? या पैरामिलिट्री क्यों है, मिलिट्री को? वहाँ क्यों नहीं हो रहा? वहाँ इंडियन आर्मी को क्यों नहीं चार्ज दिया जा रहा? वहाँ प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा? आज एक स्टेट में थोड़ी सी आगजनी होती है, दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम होती है, सो LG का रूल लग जाता है। मणिपुर में जो सिचुएशन है, हमारी भारत की पार्लियामेंट को कौन रोक रहा है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? सरकारों को बेदखल कीजिए और प्रेसिडेंट रूल लगाइए और आर्मी को भेजिए। वहाँ लोग जो हैं, जो मर रहे हैं, जिनके, वो रो रहे हैं कि हमें इंडियन आर्मी चाहिए, बट नहीं भेजा जा रहा। एंड आप कश्मीर संभाल नहीं पाए, आपने मणिपुर और क्रिएट कर दिया, जो कि आज शायद कश्मीर से और बदतर है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। और ये आप कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको जल्दी मची हुई है नए क्रिमिनल लॉज लाने की। आपने तो उनकी विपदा को, उनकी एंग्विश को समझ सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा खिलवाड़ यूथ के साथ इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ ही नहीं। ये जान के हमें एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि जो एजेंसी बनाई गई इन सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, वो एजेंसी एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करी गई, और उसको इतनी छूट दी गई कि वो अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी के रूप में प्रोजेक्ट कर सके, क्लेम कर सके। उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लोगो, अशोक स्तंभ तक को यूज करने के लिए अपने लेटर हेड के ऊपर में उनको परमिशन दी गई, ताकि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए उस चीज को वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकें। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा स्कैम है, और पार्लियामेंट के अंदर जब ऑपोजिशन ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश करी तो उसको दबा दिया गया। ये इतना जबरदस्त और इतना बड़ा स्कैम है। कभी आप सोच सकते हैं कि आप अगर एक स्टूडेंट हो और आप एक एग्जाम के लिए बैठे हो, आपको आगे से ये पूछा जाए कि भाई तुम फलां सिटी के अंदर, फलां शहर के अंदर, फलां स्टेट के अंदर, एक फलां गली के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल है, उसमें एग्जाम देना चाहोगे क्या जाके सेंटर? सो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा सिस्टमिक फेलियर है ये, इतना बड़ा स्कैम है कि इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये जितना हम इंडियन पेरेंट्स, मेरे ख्याल हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि माँ बाप सारी पूंजी, सारी मेहनत, सारे सेंटिमेंट जो है वो बच्चों के फ्यूचर पे लगा देते हैं, और वहां जाके पता चले कि 8th क्लास से ही करियर काउंसलिंग, करियर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगले 4 साल तक बच्चा जो इतनी मेहनत करके पढ़ता है उसको ये ना पता चले कि उसके बगल में बैठ के जो एग्जाम दे रहा है उसके पास तो पेपर ऑलरेडी था। वो कैसे पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा, 5-5 लाख रुपए एडवांस लेके, उसके बाद 5-5 लाख रुपए के PDC लेके कुछ एजेंसीज ने इन चीजों को अंजाम दिया। सो द क्वेश्चन हियर इज के इतना बड़ा खिलवाड़ अगर हमारी, वैसे बात करते हैं कि यूथ इस देश का फ्यूचर है, विकसित भारत, विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु जब आप सारे एंट्रेंस, टॉप लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना बड़ा स्कैम चला देंगे, तो ऐसे बनेगा विकसित भारत।
सो ये जो एक सिस्टमिक, मैं इस टॉपिक के बाद वैसे एक सिस्टमिक फेलियर पे बात करने वाला था, पर क्योंकि भाई ने अभी ये बात मुद्दा बोला मुझे बोलने के लिए, सो ये सिस्टमिक फेलियर जो है ये क्यों हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। एक प्रधानमंत्री हैं, उनके नीचे एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक एजुकेशन सेक्रेटरी, और शायद आप लोगों को पता होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो इस चीज को कंट्रोल करती है, वो एक टॉप 3 से 4 मिनिस्ट्री जो है जिसका आउटले, जिसमें नंबर ऑफ सेक्रेटरीज, नंबर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरीज, हेल्थ, रेलवेज के बाद आई थिंक एजुकेशन मिनिस्ट्री में आते हैं। ये सब के सब लोग जब इस सिस्टम के प्रोटोकॉल बनाए जा रहे थे, इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे थे, वे क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इस चीज को जो अंजाम दिया, इस स्कैम को, क्यों नहीं उन लोगों को हमारी पार्लियामेंट एक्सपोज करके सामने लाके पनिशमेंट ऐसी दे ताकि फ्यूचर में कभी किसी की जरूरत नहीं हो। बट जैसे कि पूरे मेडिकल कॉलेजेस की कहानी आती है, मेडिकल एंट्रेंस की कहानी आती है, कैपिटेशन फीस की कहानी आती है, कहीं ना कहीं इस चीज की कड़ी जो है पावर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो इस देश में टैलेंट को नहीं, नेपोटिज्म को, कॉन्टैक्ट्स को, कनेक्शंस को और एक बैकग्राउंड को प्रमोट करना चाहता है कि जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसको निचोड़ के, उसको लिमिट करके एक स्पेशल तबके को दे दिया जाए। और वहां पे ये भी नहीं है, पैसे देने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, बट किसके पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, किसकी जात पात देख के, किसका बैकग्राउंड देख के, किसकी पेरेंटल लेगेसी को देख के उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की जाती है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इस बड़े अहम मुद्दे को एक बहुत बड़े लेवल पे उठाना चाहिए। मैं बात करना चाहता था इसके बाद ईवीएम्स की, बट मैं थोड़ा सा एक सिस्टमिक फेलियर पे एक थोड़ा सा मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ क्या है? डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ है ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट। जो हमारी अथॉरिटेरियन स्टेट बनती जा रही है, इसमें आप लोग अगर गौर से देखेंगे, इन दोनों चीजों को बड़े सिस्टमिक रूप से किल किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी को किल किया जा रहा है, कितने फंड्स हैं, कितने प्रोग्राम हैं, कितने, एक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात आती है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इस 80 करोड़ लोगों, ये 80 करोड़ लोग कौन हैं, इनका क्या ऑडिट है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। अभी परसों की बात बताता हूँ, एक मेरा मेंटरशिप में एक स्टूडेंट था जेएनयू का, वो आजकल बिहार में कुछ काम कर रहा है। उसका मुझे वहां से फोन आया, कहता है सर इतना गलत मचा हुआ है कि 5 किलो पे साइन कराए जाते हैं और 3 किलो राशन दिया जाता है। तो ऐसे तुम उस आदमी की डिटेल्स और वो पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड आइडेंटिफाई करके दे सकते हो। इसे सर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ओपनली शेयर कर दूंगा। और एक नहीं है, 100 की तादाद में लोग हैं। सो मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक स्तंभ, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में अगेंस्ट में नहीं बोल रहे। हमारा मुद्दा है सिस्टम का, कि सिस्टम को कैसे शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है, कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट को अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। और अभी मलिक साहब ने जो बात बोली थी इमरजेंसी की, हमारा देश एक 1975 में अप्लाइड इमरजेंसी देख चुका है, बट आजकल जो है वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है। वो डिक्लेयर नहीं है बट वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है, बिकॉज अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो वैसे कर रहे हैं। आवाज उठाने वाले की आवाज, डिसेंट को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और मैं ये समझता हूँ, एक हमारे मेंटोर थे जब हम यूथ थे, तो वो हमारे को ये कहा करते थे कि बेटा जिस देश में जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए उस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। आई थिंक इस स्टेटमेंट की गहराई को आप लोगों से बेटर कोई नहीं समझता होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि जिस देश की जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जो देख रहे हैं कि आप लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं, बट आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जो जुडिशरी है, वो मलिक साहब जैसे लोग जो जिनकी एक मानता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको भी पता है। सो आई थिंक पार्लियामेंट है हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सहूलियतों के लिए, बट नहीं जिस किस्म से आजकल गवर्नेंस चल रही है वो देख के ये लगता है कि पार्लियामेंट सिर्फ अपनी पावर को बचा के रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आम आदमी भाड़ में जाए। एक पूरी स्टेट में मणिपुर में लोग मरते हैं, भाड़ में जाए। किसान सड़कों पे सड़ते हैं, भाड़ में जाए।
डिसेंट किसी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब आया है, उन्होंने कहा हरियाणा गवर्नमेंट को कि नहीं, आप ये रास्ता खोलिए, आप हटाइए, इनको जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों पे बड़ा सिलेक्टिव हो गया है, कुछ चीजों पे सो के जाग जाता है, बट कुछ चीजों पे उसके पास सुनने के लिए टाइम नहीं। मैंने जब थोड़ी देर पहले एसेंशियल सर्विसेज की बात की थी, मैं कहना ये चाहता था कि जब 24 घंटे जब भी कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्रिटिकल होती है हमारे राइट्स के लिए, हमारी सिविल लिबर्टीज के लिए और हमारी लाइफ के लिए, उसको 24 घंटे चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये क्यों 24 घंटे नहीं चल सकते? पैराफर्नेलिया है, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और जजेस अपॉइंट करिए और कोर्ट स्टाफ अपॉइंट करिए, 2 शिफ्ट में चलाइए कोर्ट्स को। जितने करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसको खत्म करने का तरीका क्या है? कोर्ट्स इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते।